जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं श्वेता नरेश आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और आई संगत को भी प्रणाम और सभी सेवादारों को, स्पेशली विक्रम अंकल को जो हमेशा मुझे गुरु जी का गुणगान करने के लिए इनवाइट करते हैं। एंड गुरु जी सॉरी कि पिछली 3 बार से ऐसा कुछ हुआ कि मुझे आपने बुलाया और मैं नादान अज्ञानी आपके गुणगान के लिए उपस्थित नहीं हो पाई। इसके लिए बहुत बहुत माफी और बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग अपने गुरु जी का शुक्राना कुछ इन पंक्तियों से करूंगी। धूल से हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर लेकर कहकशां बन गए। ये गुरुवर कैसे करूं मैं शुक्राना, आपकी चरण में क्या से क्या बन गए। हाँ गुरु जी, जैसा कि आप कई बार कहते थे, हम सभी आपको कीड़े मकोड़ों की तरह दिखते हैं जो अपने 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के पीछे में फंसे हुए। लेकिन गुरु जी, शुक्राना कि आपने हमें इस कीचड़ से छुड़ाया और अपनी चरण में लगाया। तो संगत जी, आज मैं शुरू करती हूँ अपनी जर्नी जो मेरी संचित थी और मेरे होश की सन 2000 से शुरू हुई। एक्चुअल में 1999 से ही मुझे गुरु जी का बुलावा आ रहा था। बस जैसा कि मैंने कहा, हम सब थोड़े नहीं बहुत नादान हैं, बहुत अनजान हैं, अज्ञानी हैं। वो बुलाते रहे, मैं नाना करती रही और अंत में 2000 उन्होंने मुझे अपने घर पे बुला ही दिया। और इस जर्नी को मैं एक वर्ड में या एक शब्द में यही कहती हूँ, ये मेरी जर्नी अपनी सज्जनों के साथ कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है। ये जर्नी को मैं नाम देती हूँ फर्श से अर्श तक। कहाँ जमीन के नीचे कीड़ों की तरह न थी और कहाँ से अपनी सुगंध के साथ पूरा को पूरा प्योर कर दिया, पवित्र कर दिया। संगत जी, 1996 से 99 तक मेरे को प्रॉब्लम थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की। ये सत्संग मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, पर आज गुरु जी ने स्पेशल आज्ञा देकर बोला है कि इसको जरूर शेयर करना है। शायद किसी संगत को उसका जवाब देना है गुरु जी ने। तो संगत जी, ये जर्नी में अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई सोल्यूशन नहीं था। मेरी हालत बहुत खराब होती थी, मुझे स्टमक अपसेट रहता था, मोशन में ब्लड आता था, कुछ खाया नहीं जाता। और उस टाइम तक इंडिया में इसकी इतनी ज्यादा अच्छी दवाई भी नहीं थी और ये डिजीज भी इंडिया में नहीं होती थी, कम ही होती थी। जनरली डॉक्टर मेरा मुझे यही कहता, आपने कौन सी बीमारी डाल लिया। एनीहाउ 2000 में मेरी हालत बहुत खराब थी। और समझे कि जैसा कि आजकल हम सब जानते हैं कि स्टीरॉइड क्या होते हैं, और उस वक्त स्टीरॉइड इतना कॉमन वर्ड नहीं था और लाइफ सेविंग ड्रग की तरह बहुत मिनिमम उससे दिया जाता था। तो मेरे लिए मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे तो जनरली स्टीरॉइड की रख दिया जाता था। मेरे पीछे के कलीग उन्हें बार बार बोल रहे थे कि आप अपनी सिस्टर को गुरु जी के पास ले आइए, वो गुरु जी के पास आते थे। और संगत जी, उस टाइम 99-2000 की बात कर रही हूँ, हम ऐसे ही नहीं पहुंच पाते थे। जिसको गुरु जी की तरफ से कोई आज्ञा नहीं आती थी कि आप किसी को लाना चाहते हैं तो लाओ, जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे बुलाया गया, बुलावा दिया गया। मैं
एज यूजल एक कॉमन मैन ह्यूमन बीइंग जो सेल्फ मेड फैमिली से बिलोंग करती थी, और मैं ये मानती थी कि भगवान है। मैं शिव जी को पूछती थी, लेकिन जैसे प्रेयर की जाती है वैसे कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ मैं इतना नहीं करती थी, और ये मानती थी कि कर्म ही पूजा होती है। हम लोग सेल्फ मेड हैं, अच्छे इंसान हैं, किसी का बुरा नहीं करते। और एक भगवान है, उसके पास हफ्ते में मंडे के मंडे आप हाथ देते हो, पूजा करते हो, सुबह उठते हो, उसको थैंक यू करते हो। तो किसी भगवान के पास जो बॉडी में है वो भगवान नहीं हो सकता, उस गुरु के पास मैं क्यों जाऊँ? आई थिंक हमने से बहुतों की जर्नी ऐसे ही शुरू हुई है कि हम जो फिजिकल फॉर्म में है उनको गुरु मानते हैं, और गुरु के पास हम लोग बहुत नहीं जाना पसंद करते। हम कहते हैं भगवान के पास जाएंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास रीजनिंग होती है उन चीजों की। तो संजय जी मैं भी वैसी ही थी। एनी हाउ, जैसा कि गुरु जी कहते हैं, बहुत से लोग मुझे टेस्ट एंड ट्राई करने आ जाते थे, तो मैं भी नादान उनमें से एक थी। जब कहीं कोई मेडिसिन नहीं मिली, मेरी हालत बहुत खराब हो गई, तभी भी मेरे को मेरी सिस्टर बार बार बोल रही थी, मुझे भी लगा चलो सब कुछ और नहीं हो। वो ये ना, जब दुनिया ने ठुकराया, जमाने ने ठुकराया कि तेरे दर पे आए, ये तो अब समझ आया जिस दर पे उसने बुलाया उसकी वजह तो कोई बर्बाद ही नहीं है। तभी थी पहली बार मेरी सिस्टर मुझे लेके आई, वो जून का मंथ था संजय जी, और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, उस वक्त जो मेरी कंडीशन थी, दिन में कम से कम 10-12 बार मैं मोशन पास करती थी, जैसे डायरिया में होता है उसमें ब्लड होता था, और मैं पूरे दिन में एक या आधी चपाती खा पाती थी। इससे ज्यादा मैं नहीं खा पाती थी, या तो वॉमिट होता था या लूज मोशन होता था। और दवाई के नाम पे स्टीरॉइड थे, क्योंकि जो दवाई थी वो मुझे एलर्जी कर रही थी। मेरे को लगा चलो शायद यही कुछ हो जाए। मेरी सिस्टर, मुझे जून का मन था, गर्मियों के दिन पे समय की 2000 की बात है। उस वक्त हम सबको पता है दिल्ली में लाइट बहुत ज्यादा जाया करती थी, और मुझे सबसे परेशानी गर्मी से ही होती है। हम लोग गए, मेरी सिस्टर ने बोला सबसे पहला क्वेश्चन, ये कौन से गुरु हैं जो रात के टाइम बुलाते हैं? कॉमन मैन, कॉमन सेंस, अकल, लॉजिक सब यूज करते थे हम। एंड नाउ सिस्टर ने बोला, छोटी सिस्टर जैसे हक जताती है, दीदी तुम चुप रहोगे और चुपचाप चलो। उसको यही था किसी तरीके से मेरी भाई ठीक हो जाए, कहीं पे विश्वास करके। संजय जी मेरा दूसरा क्वेश्चन हमेशा यही होता था, जहां भी हम जा रहे थे कितनी दूर जाना है और वहाँ वॉशरूम अवेलेबल होगा कि नहीं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये थी। उसने बोला आप चुपचाप चलो। संजय जी पीरियड क्या है, एम्पायर एस्टेट, रात का टाइम, 1-1.5 घंटे का रोड, जीपीएस भी तब नहीं हुआ करता था। हम लोग पहुंचे हैं, पहुंचते ही मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि सारे रास्ते में मुझे मेडिसिन की फील आई, ना कहीं टॉयलेट। हम पहुंचे और संजय जी अंदर जाते हैं, सब कुछ कुछ मत बोल, क्योंकि मैं बहुत क्रिएटर हूँ, और मतलब लॉजिक और रीजन अंदर सबसे पहला था। और मेरे को यही कहा गया कि लॉजिक की आज भी मैं स्कूल लर्निंग होने के लिए बहुत हो रहा है, सब करेंगे ठीक है, ये लाइन उसकी हुई थी। तो मुझे पता था मैं लॉजिक पर रीजनिंग करूंगी, अननेसरी क्वेश्चन करूंगी, जो अब हमें पता है जिनके परिवार में आज्ञा ही नहीं है, और मेरे ख्याल से हमारी जुबान से ताले ही पड़ जाते हैं। कोई क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं, जुबान से तो बहुत ही कम आए। दिमाग में यही था कोई हीरो होंगे, भगवे कपड़े होंगे, दाढ़ी मूछे होंगे, कुछ होगा। संजय जी आप लोग अगर एम्पायर स्टेट गए हैं तो आपको पता है सामने अब तो गणपति जी की मूर्ति है, वहां कुछ नहीं था। हम सीढ़ियों पे सीट निकाले, सीढ़ियों पे चढ़ के अंदर की तरफ गए। अंदर की तरफ राइट में टर्न करते हैं, नीचे ऊपर से
सामने गुरु जी बैठते हैं, और लेकिन जब तक नीचे उतरे मैंने राइट की तरफ झांक लिया थोड़ा सा। रेस्टलेस तो थी कि गुरु जी देखने में कौन से हैं जिनके बारे में इतना बोला जाए। संगत की एक बाणी है जिसमें एक लाइन आती है कि अब जब भी ये गुरबाणी चलती है तो इनको छू जाती है, लेकिन उस वक्त इसका मतलब नहीं था पता। कुर्बान जाऊं उस वेला जब तेरे द्वारे में आए। आज हर मिनट मैं उस वेले को याद करती हूँ, लेकिन उस वेले मुझे इस चीज का एहसास नहीं था। मैं फिर बोलूंगी, सॉरी गुरु जी, नादान थी, अनजान थी। संगत जी, मैंने टर्न करके देखा, वाह, मुझे कुछ नहीं दिखा, प्योर वाइट भूरा चिट्ठा, इतनी ब्यूटीफुल अटायर में ये कोई गुरु होता है क्या? ये तो लग रहा था कहीं पे जैसे शूटिंग चल रही है, और मतलब आई कांट एक्सप्रेस कि वो उस वक्त एक नादान इंसान के क्या एक्सप्रेशन हो सकते, वो ही मेरे मन में। बट मेरी छोटी बहन पीछे थी, मुझे पता था वो मुझे पूछ करती जाएगी, चुपचाप चल पड़ी, आगे गए संगत जी। तब यही होता था, हम जाते थे, गुरु जी को माथा टेकते थे और एक साइड में बैठ जाते थे, जहां जगह दी जाती थी या मिल जाती थी, नहीं तो फिर आप ऊपर भेजे जाते। तो पहली बार माथा टेक के संगत जी हमें ऊपर ही भेजा गया। ऊपर आके मैं बैठ गई मेडिटेशन करने। थोड़ी बहुत मेडिटेशन करनी मुझे आती थी, और थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप करना, ओम नमो शिवाय करना, ये सब थोड़ा बहुत मैं करती थी। मुझे ऊपर बैठ के 1 घंटा कब निकल गया। तब संगत जी बाणी की आवाज आती थी हल्की हल्की ऊपर तक। अगर गुरु जी किसी से सत्संग करवाते थे तो बिना माइक के करवाते थे, वो ऊपर आवाज नहीं। थोड़ी गुरबाणी की आवाज आ रही थी, गुरबाणी तक संगत जी मुझे इतनी समझ नहीं आती थी। एक ओंकार आता था और ज्यादा नहीं आता। बस ये है कि गुरबाणी कभी भी चली है, इतना मीठा होता है कि आपका मन लग जाता है। तो वही चीज थी कि बैठी हुई थी, मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन मेडिटेशन में भी मैं ये भी सोचती थी, अगर वो भगवान, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी औकात होगी कि ईश्वर खुद मेरे को अपने पास बुला रहे हैं और मेरे सामने बैठे हैं। वो तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी, और अभी भी मैं बिलीव नहीं कर पाती कि हाँ, मैं ईश्वर के सामने बैठी थी, उनको छू के देखा था, एहसास किया था, फील किया था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी, बस मेडिटेशन में मैं यही बोल रही थी कि अगर आप कोई प्योर सोल हो, अगर आप पावरफुल हो, तो आप जानते हो मैं भी बुरी नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अच्छे काम कर देती हूँ। जितना मेरी औकात में होता है लोगों की हेल्प भी कर देती हूँ, तो आप मुझे ठीक कर दीजिए अगर आप में कुछ पावर है। मतलब यही मेरी मेडिटेशन थी उस दिन। मैं उनसे ही मांगने ही आई थी, मांगे जा रही थी। और संगत जी, उसके बाद हम नीचे आए। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस वक्त गुरु जी ने अपने हाथ से प्रसाद देते थे। पहले संगत को, सारी संगत को अपने हाथ से प्रसाद देते थे। हम लोग प्रसाद लेकर बाहर रोड पे खड़े हो जाते थे, वहां पे वो प्रसाद भी सोता था। फिर एक छोटे से, मतलब छोटा या बड़ा कोई पॉट था, उसमें से वो हैंड वॉश करवाते थे हमें। फिर हम वापस अंदर आते थे। फिर 9 बजे के आसपास अपने आप ही प्लेट वगैरह लगनी जैसे भी शुरू होती थी, सिस्टम होता था। मेरा तो पहला दिन था, लाइन लगी हुई थी, मेरी सिस्टर मेरे पीछे पीछे। चलो संगत जी, आप बिलीव करेंगे, वो पर्सन जो 5 ग्राम की रोटी नहीं खा पा रहा, गुरु जी ने क्या दिया उसे? इतना बड़ा वाला मोतीचूर का लड्डू। और मेरी सिस्टर सीधा लड्डू लेके, मैं उसकी शक्ल देखूं, एक तो मैं मीठा नहीं खाती थी, ऊपर से मैं खाना नहीं खाती थी, ऊपर से इतना बड़ा लड्डू। मेरी सिस्टर पीछे पीछे। हम लोग बाहर जा रहे हैं, वो बोले जाएंगे दीदी सारा यही फिनिश करना। संगत जी, तब तक ना सुना था, और आई थिंक काफी टाइम तक ये समझ के ले आया, जो गुरु जी कहते थे, अच्छे खाया तो दवाई है, घर जाके खाया तो मिठाई है। मुझे तो जैसे मिठाई दिख रही थी, इतना बड़ा लड्डू।
अब जिसको छोटी है उसका पूरा हक है, डांटेगा कि दीदी उसको ये पता था कि यही खाना होता है, उसे भी ये सेंटेंस नहीं पता था, बस ये पता था कि जो कुछ होगा इसी प्रकार से होगा और यही खाने से होगा। और वो बोल रहा है फिनिश कर, और मैं सोच रही है 250 ग्राम खाने को मैं पूरे दिन में नहीं खाती, कि कैसे फिनिश करूं, बट इंसिस्ट करती रही, मैं खाती गई और मुझे लगा अभी वॉमिट कर दूंगी, अभी वॉमिट कर दूंगी। और संगत की अभी तो अंपायर स्टेज के बाहर दूसरे प्लॉट में हमने वॉशरूम देखे हैं, लेकिन उस टाइम सिर्फ और सिर्फ किचन के सामने लेफ्ट साइड में जहाँ सीढ़ी उतर के एक वॉशरूम होता था, सारी संगत वही होती। चलिए प्रसाद खाया, लड्डू फिनिश किया और वेट की कि अब ये बाहर आए, बैठे 2 मिनट और चटाई लगनी शुरू हो गई, लंगर प्रसाद आया। फर्स्ट टाइम संगत जी ने देखा कि 4 जने एक साथ खाएंगे। लकीली उस टाइम तो लकीली भी बोलेंगे कि मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ भी हमारे साथ ही रहते हैं वहां पे। 8 चपाती, सब्जी मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट एक सारी मिर्ची वाली सब्जी वो मुझे देखते, टीचर तुमने अपनी दोनों चपाती फिनिश कर ली। और मैं है संगत जी, मैं बीच में एक चीज बोलूंगी जो अभी भी गुरु जी भी मुझे ट्राई करा रहे हैं। आजकल हम लोग घर में सत्संग करते हैं और उस सत्संग में जनरली आपको बोला जाता है कि आपको जितना प्रसाद लेना है मांग कर लीजिए, कम लीजिए, ज्यादा लीजिए। और कई बार हम लोग इतना सीख करके गुरु जी की आज्ञाएं पढ़ करके बोल करके भी सीधा बोल देते हैं मुझे एक ही चपाती देनी। संगत जी, अगर गुरु जी ने 2 चपाती देनी होती थी तो उसका कारण मुझे भी बहुत देर से समझ आया। इसलिए गुरु जी बोलते थे कि पहली चपाती से तुम्हारे पुराने कर्म खत्म, उसके बाद तुम्हें आगे की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और हम एक चपाती पे ही देखते हैं। संगत जी प्लीज जब भी सत्संग करें या सत्संग में जाए, अपने हिस्से की 2 चपाती जरूर ग्रहण करके वो ब्लेसिंग्स हैं, आपके पूरे कर्मों का हिस्सा है, आज का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। माफी गुरु जी, सत्संग थोड़ा बीच में रह गया। हाँ जी, उस वक्त मैंने भी वही बोला 2 चपाती कौन खाएगा, मैंने तो पता नहीं कितनी दिन से नहीं खाई। फिर खानी शुरू की, चटनी भी खानी है, सब्जी भी खानी है, दाल भी खानी है, और साथ में संगत जी तब क्या होता था, गुरु जी प्रसाद बांटते थे और हमारी प्लेट में भी मीठा प्रसाद आता। बर्फी, उस दिन बर्फी थी शायद, बर्फी 4 पीस 8 पीस कई बार आ जाती थी, आपको वो 4 जनों को बांट के खानी। मीन्स उतना राशन था जितना मेरा हफ्ते का राशन होगा, वो सारा उस दिन गुरु जी ने मुझे खिला दिया। और संगत जी उसके बाद अब मैं वेट करूं, जैसे नॉर्मली होता है 1-1.5 घंटे का रास्ता था, 1-1.5 घंटा हम वहां रुके, 1-1 घंटा वापस जाना। बीइंग अ फीमेल मेरे को लगा वॉशरूम यूज कर लेना चाहिए, बट जिस दौर से मैं गुजर रही प्रॉब्लम थी, वो चीज का मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ। हम लोग घर आए और समझिए वही हुआ, जैसे ही हम उस एरिया में पहुंचे पता चला 2-3 घंटे से लाइट गई। नींद का मन, गर्मी इज माई वीक पॉइंट, मेरी तबियत ऐसे ही बिगड़ने लगती है जब गर्मी हो और लाइट ना हो। और मुझे पता था सब इन्वर्टर्स होते हैं, जनरेटर नहीं था, मुझे पता था 3-4 घंटे तक इतनी बड़ी कोठी में इन्वर्टर जवाब हो जाए। फिर हम घर पहुंचे हैं, लाइट नहीं थी और मैं यही वेट कर रही हूँ, इतना खाना खाया, या तो मैं वॉशरूम जाऊंगी या मैं वॉमिट करूंगी, गर्मी भी हो रही है, बस ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं सो गई, लाइट तक थोड़ी देर तक आ भी गई थी, मैं सो गई। और ये मैं ये नहीं कहूंगी सुबह से मैं परफेक्टली ऑल राइट थी, लेकिन रात को जो एपिसोड नहीं हुआ वो मेरे लिए मिराकल की तरह था। तो क्योंकि अगर मैं एक चपाती भी खाती तो 1-2 घंटे में मुझे वॉमिट करना ही था या मोशन कहा नहीं। फिर वजह से पढ़े लिखे हैं, लॉजिक आते हैं, और मैं तो लॉजिक मास्टर, बच्चों में पेरेंट्स से भी बहुत ट्रांसफाइट कर रहे हैं। सबसे पहला आंसर आया पक्का स्टेटस, इसमें ना उन्होंने कीवर्ड्स मिलाए हैं।
संगति तब एक विकिपीडिया होता था, गूगल शूगल कुछ भी नहीं होता था हमारे पास। विकिपीडिया में अपनी नॉलेज से जो समझ आया था उससे पढ़ के कुछ सीरियल्स मुझे मिलते थे खाने को, तो जय उनकी गुरु जी। थोड़ी बहुत। हाँ आंटी जी सॉरी, मैं अंकल। आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपकी वॉइस जो है क्लियर नहीं आ रही है, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए, आपका माइक चेक कर लीजिए। जय गुरु जी, आप ठीक है अंकल? जी बेटर है। हाँ, हाँ। अंकल इमीडिएटली बता दिया करिए। जय जी गुरु जी। कहाँ पर थे हम संगत जी? हाँ, मैं ये जो लॉजिक मेरे दिमाग में था चलता था, जो फालतू ही चलता था, वो ये था कि पक्का इन्होंने स्टीरॉइड्स मिलाए। अब फिर मेरा दिमाग चले कि स्टीरॉइड्स कैसे हो सकते हैं श्वेता? स्टीरॉइड्स तो बॉडी वेट के हिसाब से होते हैं। वही दो चपाती 80 kg वाला पर्सन भी खा रहा था और 4 साल का बच्चा भी खा रहा था, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। ये जितना गलत सोच सकते थे, जितना अपना दिमाग चला सकते थे, मैं चला संगति। लेकिन ये था कि कुछ असर तो हुआ था, ये बर्बाद की महक का कुछ असर तो हुआ था उससे, उस चटनी और चपाती का। ये संगति वो जून का महीना था। उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरे को ऐसे ही लगा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो चलते हैं। मतलब मन तो हो ही गया था, जुलाई अगस्त का महीना था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो एक बार और चलते हैं। तो संगत जी, अब यहाँ पर मेरी एक और चीज आती है, जो आप बोलते हैं कि हम गुरु जी से मांगे, बट ये भी सही है, हमारी एक वाणी है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। आज की शायद यही वाणी हमने सुनी है। अंकल ठीक कह रही हूँ मैं, यही वाणी आज गुरु जी ने भी चलाई। और ये भी सच है, क्योंकि ठाकुर जी गुरु जी यही बोलते थे कि तुम लोग को ना अपने पास, मैं मिरेकल करना नहीं चाहता, ना मैं मिरेकल करना करता हूँ, मैं तो तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। लेकिन तुम लोग हैं ही नादान, हम लोग इस तरह से विश्वास नहीं करते हो। तो छोटी छोटी चीजें छोटे बच्चे की तरह अपने पास बुलाने के लिए गुरु जी हमें पहले देते हैं, जिसे हम इनिशियली मिरेकल कहते हैं। और थोड़े दिनों बाद हमें समझ आता है कि सदगुरु हमें सदबुद्धि देता है कि ये मिरेकल नहीं था, ये इसका कोई जादू नहीं था, ये तो उसकी ब्लेसिंग थी, ये उसकी लाइफ थी, जो हमें उसके दर पर ले जाने के लिए दिखाई गई थी। तो संगत जी, ये फर्स्ट लाइफ थी जो उसने मुझे दिखाई। संगत जी, उस टाइम पर 2000 की बात है, और मेरा जो ड्रीम व्हीकल था वो थी व्हाइट मारुति। और उस वक्त हमारे पास सीएट थी, और जैसा होता है 8 10 12 साल पुरानी सीएट बीच में कभी रुक जाती थी, अटक जाती थी, गर्म हो गई, पानी डालना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम चलेंगे, लेकिन अंधेरिया मोड़ पे बहुत गहरा अंधेरा आगे होता है, तो रात के टाइम मैं क्यों क्यों नहीं जाऊँ, क्योंकि छोटा बच्चा साथ है, हम दोनों जा रहे हैं। और समझिए उस टाइप का बहुत अंधेरा होता था, लाइट भी कम होती थी। तो उन दिनों में समझे कि नई नई ये वैन चली थी, मारुति निकली थी, और वो रेंटल पे मिलनी शुरू हुई। समझे कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उनके फ्रेंड ने अपना काम शुरू किया था, आप वो रेंट पे ले और हम गुरु जी के पास जाएंगे। और मेरे हस्बैंड तो कहीं भी जाना हो, माथा टेकना हो, विश्वास करना हो, इमीडिएटली रेडी था। समझे जी, हमने वो वैन ली रेंट पर। आई एम इंसिस्टिंग ऑन द वर्ड रेंट। किराए पर वो गाड़ी ली, ड्राइवर सहित, और चल पड़े। पहुंचे, संगत जी आप बिलीव करेंगे, कुछ नहीं था, बस मैं आ गई थी, पता नहीं क्यों आई थी, मुझे भी नहीं पता। आ करके गुरु जी को माथा टेका। मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम आ रहे थे, मैं सेकंड टाइम आ रही थी। माथा टेका, और संगत जी माथा टेकते हैं जो एक कॉमन मिडिल क्लास के माइंड में है, मैंने माथा टेका और बस यही बोला कि गुरु जी यार ऐसा नहीं कर। सॉरी संगत जी, यही वर्ड थे, इसीलिए ऐसे ही याद है कि ये चलेगा नहीं ऐसे तो।
क्योंकि इतना रेंट मैं नहीं अफोर्ड कर सकती आपके पास आने का, और Fiat में तो मैं आऊंगी नहीं। मतलब मैंने कुछ मांगा भी नहीं था, मैंने कुछ कहा भी नहीं था, कोई कंप्लेन भी नहीं, बस ऐसे ही माइंड में ख्याल आया, माथा टेक के मैं बैठ गई। और जैसे होता है प्रसाद लिया, उसके बाद लंगर खाया, हम वापस आ गए। बट अंदर कहीं था दिमाग में कि नो, ये काम नहीं चलेगा, इतना रेंट हम नहीं अफोर्ड कर सकते हर बार आने जाने का। एंड संगत जी, आप बिलीव करेंगे, अगला महीना सितंबर का मैं अपनी मम्मी के घर गई हूँ, वही Fiat लेकर के। 7 साल घर में एक अंकल रहते थे, डैडी के बैंक में ही थे, मैनेजर थे। और संगत जी, सन 2000 में जनरली हम अपनी गाड़ी अपने हाथ से ही धोते थे संडे के संडे, और अपनी गाड़ी गेट के अंदर रखा करते थे, उस पर कवर चढ़ाया करते थे, जनरली हम लोग ये करते थे। तो वो अंकल ने बड़े प्यार से मेंटेन करके वो रखी थी गाड़ी। डैडी ने ये बोला कि कह रही थी मुझे गाड़ी लेनी है, तो ये मतलब कि वो बैंक में मैनेजर थे, तो रूटीन में तो सब गाड़ियां इतनी वो लोग मिडिल क्लास लोग चलाते ही नहीं थे, ना चलती थी उबर और ये टैक्सियां इतनी। बोले हफ्ते के हफ्ते हम घूम आए, गाड़ी में घुमा आए फैमिली को, वो होता था। तो डैडी ने बोला इतनी गाड़ी चलती भी नहीं है इनकी, बैंक में वो जाते हैं चार्टर्ड बस से जाते हैं, आप देख लो इनका ट्रांसफर हो गया, ये तो बाहर जाता है। आप बिलीव करेंगे संगीत, मैंने मांगे नहीं। मैंने बस ये बोला था गुरुजी ये ऐसे कैसे चलेगा, मैं रेंट नहीं दूंगी, Fiat में आऊंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगीत जी, Fiat वहीं छोड़ी गई, मनी अरेंज कैसे हुई मुझे नहीं पता, पेमेंट का चेक कैसे दिया गया मुझे नहीं पता। उस दिन हम, जो मेरी ड्रीम कार न्यू नहीं थी, लेकिन जस्ट लाइक न्यू थी, और वाइफ हमारे मेरे पास, ये होता है गुरु का मैकल, या कहेंगे गुरु की ब्लेसिंग, कि वो ये सोचता है नादान बच्चा है, अननेसेसरी वो कर रहा है, इसको बुलाना तो है। और बुलाने के लिए उन्होंने मुझे एक छोटा सा लालच दिया, छोटा सा गिफ्ट दिया, छोटा सा प्यार दिया। तो संगति मैं यही कहूंगी कि मांगते हैं ठाकुर से, धीरे धीरे ये समझ आता है कि जो गुरुजी बोलते थे असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं है। और हम भी सच में शायद अभी भी उतनी सद्बुद्धि नहीं आई है कि हम असली चीज मांग सकें, या शायद हमारी औकात ही नहीं है कि हम मांग सकें। अब तो बस चोली फैला के खड़े हैं उसके दर पे, यही अरदास होती है, गुरु जी बख्श दो जो किया जो नहीं किया, और शुक्राना जो दिया और नहीं दिया। इससे आगे तो कुछ भी समझ नहीं आता है। तो बस एक ही चीज समझ आती है, दिन और रात, सुबह और शाम, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, ये मंत्र का हमारे प्यारे गुरु सबसे बड़ा मिरेकल है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है संगत जी। जब सच में कुछ भी समझ ना आए, जब चैन होकर मन घबरा जाए, संगत जी एक ही उपाय, एक ही उपाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सच्ची संगत जी, इस मंत्र जाप की शक्ति को हमने से बहुतों ने देखा है, पाया है, परखा भी है, और उसके बाद माना भी है, और उसके बाद दूसरों को बताया भी है। इसका एक छोटा सा मैं आपको वाक्य बताती हूँ। तो मुझे काफी साल पहले की बात है, मेरा बेटा हॉस्टल में था, उसके बाद वो दिल्ली आया था, और दिल्ली से पंजाब में उसके किसी फ्रेंड की चंडीगढ़ में शादी थी। तो 4-5 बच्चे इकट्ठे गए थे गाड़ी में शादी के लिए। तो उन दिनों में काफी एक्सीडेंट हुए थे यंग बच्चों के गाड़ियों से। तो एज अ पेरेंट हम ईश्वर को भी मानते हैं, हम गुरु को भी मानते हैं, लेकिन हम खुद को ज्यादा मानते हैं। धीरे धीरे ही समझ आता है सब कुछ हो ही। तो एज अ पेरेंट हम डर में ही रहते हैं, बच्चे बाहर जाएं, गाड़ी लेते जाएं कि सही से वापस पहुंच जाए। तो सिमिलरली संगत जी बच्चे गए शादी में, और इन्होंने बोला हम रात को वापस आएंगे।
और अचानक रात को मेरे बेटे का फोन आया कि मम्मा हम ना अभी लेट हो गए हैं, यहाँ पे 11-12 तो बज ही गए हैं, तो हम रात को वापस नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे, सुबह सुबह 4 बजे निकलेंगे और यहाँ पर पहुंच जाएंगे, वापस आ जाएंगे तब तक। तो जैसे पेरेंट्स को हमें होता है कि हाँ बच्चे शादी में गए हैं, वहां पर हैं, अंदर सेफ हैं, रोड पर नहीं है। मेरे को भी लगा हाँ ठीक है, तो मैं आराम से सो गई। वरना जब तक बच्चे घर नहीं आए, हम जनरली थोड़ा सा रेस्टलेस रहते हैं कि अभी आएंगे यंग बच्चे हैं। तो यदि मैं सो गई, अचानक रात को 2-2:30 बजे के आसपास संगत की मेरी नींद खुल गई। बहुत रेस्टलेस, बहुत बेचैन। जब हम बेचैन होते हैं सबसे पहले ईश्वर को नहीं याद करते, सबसे पहले हम उसके दिए हुए रिश्तों को, मोह के धागों को याद करते हैं कि पेरेंट्स ठीक है, बच्चे ठीक है, कोई बाहर तो नहीं है, सब सेफ जगहों पर है। वो रिकॉल करके अल्टीमेटली मुझे समझ ना आए कि इन्होंने तो बोला था हम वहीं शादी में रहेंगे, सब जगह पे ठीक है, फिर क्या होगा। अल्टीमेटली संगति अंदर से आवाज आई, श्वेता मंत्र जाप कर लो। तभी से मैं बैठ के मंत्र जाप करती रही। उसके बाद मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद सुबह, आप मानेंगे मेरी संगति, 3:30-4 बजे के करीब बेल बजी। मेरा बेटा दरवाजे पे, तो तुम तो सुबह आ रहे थे। कहते नहीं, हमें लगा वहां पे हम बोर हो रहे थे, सारा काम तो हो गया था, हमें लगा हम निकल चलते। वो भी सो गया, मैं भी सो गई, मेरे दिमाग में नहीं कुछ आया। दूसरे दिन उसने बोला मम्मा पता है रात को वही टाइम था, 2-2:30 बजे था, हम लोग बाल बाल बचे हैं, 1 मिलीमीटर का भी फर्क होता ना हमारी गाड़ी पलट जानी थी और हमने से किसी ने नहीं बचना था। ये होता है हमारा गुरु संगठन। जब उसे लगा कि मैं तो आराम से सो रही हूँ, उसने तो अपना 90%, संगत जी गुरु जी हमेशा बोलते हैं तुम्हारा 90% मैं दूंगा, 10% तो हमें करना है। गुरु ने अपना 90% संभाल लिया था, लेकिन एज अ मदर, जो माँ का कर्ज था, वो प्रेयर, जो अरदास मुझे अपने गुरु को करनी, उसने मुझे उठाया, जोड़ कर जगाया और बताया मंत्र जाप को। संगति उसके बाद बस मुझे ये पता है और मैं ये सबको बताती हूँ कि जब भी बेचैन, रेस्टलेस हो, कुछ भी ना समझ आओ, बस यही करो मंत्र जाप। आप देखोगे आपकी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, आपकी सारी परेशानी शांत हो जाएगी। नहीं तो आप इस परेशानी से बिल्कुल स्मूथली बाहर आ जाओ। दर्द भी वो देगा, लेकिन दवा भी वो देगा, मरहम भी वो देगा, सहलाएगा भी वो। क्यों? क्योंकि वो सबकी देगा। तो संगति, अब अब गुरु जी की ब्लेसिंग्स की बात हो रही है और हम सब बहुत लकी हैं कि हमें गुरु जी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स में अपनी शरण में लिया हुआ है। क्योंकि एक बार एक आंटी ने ऐसे ही बोला किसी सत्संग में कि सारे लोग बोलते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आई और उनको कैंसर हुआ, उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स आई, उनके घर में ये हुआ और गुरु जी ने उसे ब्लेस किया। गुरु जी हमें तो ब्लेस ही नहीं कर रहे। तो संगत जी एक बात बताइए, अगर हम एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जी रहे हैं, छोटी मोटी बीमारी हमें लग गई है, छोटी मोटी दवाइयां हमें मिल रही हैं और दवाइयों को खरीदने के लिए हम पैसा दे पा रहे हैं, तो हमें इससे ज्यादा ब्लेसिंग क्या चाहिए? क्या जरूरी है कि गुरु जी हमें पहले नीचे गिराएं और फिर हाथ पटक पकड़ के उठाएं और कहीं देखो मैंने ब्लेसिंग दी है? इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए, इससे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है कि वो सदगुरु हमें एक सीधे रास्ते पे चला रहा है, थोड़ी थोड़ी पगडंडियों के ऊपर नीचे करके हमें आगे बढ़ा रहा है। संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि हर पल, हर मिनट हम इसका शुक्राना करें और उसको यही कहें कि जैसे जिस विधि तू रखेगा हमें स्वीकार। मैं जानती थी ये बहुत बड़ी जर्नी है, हम सब लोग बहुत नादान हैं, अपने पांचों लोग मोह माया और मोह के चक्करों में फंसे रहते हैं।
लेकिन जब उसने हमारा हाथ थामा है तो वो हमें पार लगाएगा। चलिए जी, एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरा और गुरु जी का नादानी वाला रिश्ता है, क्योंकि मैं उनको अपना पिता, अपना दोस्त, अपना भाई, मतलब दोस्त कह दिया तो फिर हर रिश्ता उसमें समा जाता है। दोस्त में पिता भी होता है, भाई भी होता है, माँ भी होती है, भाई बहन भी होती है। तो मेरा वो दोस्त की तरह वाला जो रिश्ता है, उसमें एक सत्संग सुनाती हूँ समय से। आई थिंक 2009 या 10 की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। इनिशियली क्या होता था, हम दिवाली के दिन बड़े मंदिर जाते थे और वहां जाकर के गुरु जी के बड़े मंदिर में डेकोरेशन होती थी। हम जैसे दिन में एक बार निकल जाते थे और वहां जाके माथा टेक के, और उसके बाद हम कैंडल रख के आ जाते थे। वहां पे गेट होता था कि हम जल्दी पहुंच गए हैं, तो कैंडल्स रख दी, एक दो दिया जला दिया, और वो कैंडल फिर शाम को बड़े से गेट के ऊपर सेट होके लगाई जाती। तो उस साल भी मेरा बेटा, आई थिंक 10 या 11 की बात होगी, तभी वो हॉस्टल गया था। तो संगत जी, जब वो हॉस्टल चला गया था तो हमने उसकी गाड़ी निकाल दी थी कि दो दो गाड़ियां क्या करनी है। तो एक ही गाड़ी थी हमारे पास। वो दिवाली के दिनों में घर आया और उसने बोला, पापा दिवाली वाले दिन ना मैं शाम को अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगा, तो मुझे गाड़ी चाहिए। अब नरेश ने बोला कि श्वेता, फिर हम गुरु जी के मंदिर सुबह हो जाते हैं, दोपहर के टाइम पर। मैं कहा ठीक है। और दिवाली पे जो भी होते हैं सारे काम होते हैं, बचपन से सीखा था। दिवाली वाले दिन संगत जी नए कपड़े पहनने होते हैं, लक्ष्मी के लिए दरवाजे पे फूल लगाने होते हैं। ये कुछ चीजें माइंड में सेट थी, फ्रेम थी उनकी, कि नए कपड़े पहनने हैं और दरवाजे पे खूब सारे फूल लगाने हैं, डेकोरेशन तो करनी ही है, और लक्ष्मी की पूजा करनी है शाम को। तो वो सेट माइंड में मैं इतना बिजी थी कि रिश्तेदार आए हुए थे, जा रहे थे, बच्चा आया हुआ था इतने दिनों बाद, तो बहुत थक गई थी। जब मंदिर भी जाना था और जाने में 2.5 घंटे 2 घंटे लगने ही लगे। तो मेरे पास सिर्फ सब सेट हो गया था। एक तो नया सूट पहनना था मैंने, और दूसरा था मेरे मेन गेट पे, संगत जी बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो एंट्रेंस का गेट है उसके लिए फ्लावर नहीं आए। तो अल्टीमेटली मेरे हस्बैंड ने बोला, श्वेता हम लेट हो जाएंगे, हम ऐसा करेंगे संगत जी, हम सिरोली के बाद आगे जाते हैं, एक हर स्वरूप कॉलोनी आती है कोई रोड पे, और वहां पे फ्लावर वाले बहुत बैठे होते हैं, सब्जी मंडी भी है वहां। तो मैंने कहा ठीक है नरेश, हम चलते हैं, वापसी में हम वहां से फ्लावर लेंगे और आके मैं दरवाजे पे लगा देंगे। संगत जी, हम अब मैं निकलने लगी, तैयार होने लगी, तो मुझे लगा जाएंगे 6 बजे तक वापस भी आना है, आके मैं कब सूट बदलूंगी, मैं नया सूट पहन लेती हूँ। फिर मुझे लगे नहीं, लक्ष्मी जी की पूजा में तो प्योर व्हाइट सूट था, वो साफ सुथरा धुला हुआ सूट होना चाहिए, नया सूट होना चाहिए। फिर कश्मकश में, क्योंकि वो फ्रेम बचपन से किया हुआ था, फिर मैं कहा नहीं मैं यही सूट पहनूंगी, इतना टाइम नहीं होगा कि ये सूट चेंज करना। अब संगत जी, जब हम नीचे उतरे, गाड़ी में बैठे, बस यही दो बातें थी। पहली बात, गाड़ी 6 बजे वापस करनी है बेटे को, हमें वापस पहुंचना ही पहुंचना है। दूसरी बात, लक्ष्मी जी के लिए मुझे दरवाजा सजाना है फूलों से। तीसरी बात, जो मेरा व्हाइट सूट है उस पे दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। संजय जी, ये 3 चीजें लेकर के मैं अपने गुरु के पास जा रही हूँ। गुरु के पास जा रही हूँ, गुरु को छोड़ के और बहुत सारी चीजें याद करती हूँ। गुरु भी अगर मैं दोस्त मानती हूँ तो वो भी मजे लेते हैं दोस्तों से। संजय जी, जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मेन रोड बंद था हॉल का। एंट्री की गेट पे गणपति के सामने उन्होंने बोला, गणपति जी के दर्शन कर लो, समाधि के दर्शन कर लो, आज तो ना शाम को 5 बजे के बाद खुलेंगे दर्शन दरवाजे। आज बच्चों कि पिछले साल तक तो ऐसा नहीं था अंकल। उन्होंने बोला नहीं आंटी, इस साल से ना कि सुबह नहीं, हम थोड़ा अंदर डेकोरेट करवा रहे हैं, तो शाम को 5 बजे दर्शन के लिए दरवाजे खुलेंगे। आप ऐसा करिए, गणपति पे माथा टेक लीजिए और समाधि पे माथा टेक लीजिए। अब मैं आगे आगे, अब मेरा मन ना माने, और भाई 5 बजे तक रुकना तो बहुत मुश्किल था, अभी तो 1:30 बजा था। तो मैंने नरेश की तरफ देखा, इतने में वो अंकल बोलते हैं, आंटी सेवा करोगे क्या? अब यही तो है, जो विकार हमारे खत्म नहीं होने को आते हैं।
मोह पड़ा हुआ है, घर जाना है, लक्ष्मी की पूजा करनी है, लक्ष्मी का दरवाजा सजाना है, बच्चे को गाड़ी देनी है। मैंने बोला मैं ना कर दूं। फिर मैंने बोला लाइक अ टिपिकल इंडियन वुमेन, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ अंकल। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे हस्बैंड खड़े हैं जो कभी किसी चीज के लिए ना ही नहीं बोलते, स्पेशली वो अगर भगवान से रिलेटेड हो या किसी सेवा से रिलेटेड हो। मैं बोला नरेश सुनो ये अंकल क्या कह रहे हैं। उनका एक ही जवाब, जो कह रहे हैं हाँ कह। संगत जी, हम मस्ती करते हैं, नादानी करते हैं, मजे लेते हैं, तो गुरु जी भी मजे लेते हैं। अब मैं नरेश की तरफ देखूं, और नरेश को आधी बात पता है। इतने वो अंकल कहते हैं आंटी सेवा लेनी है तो 2.5 घंटे की कम से कम 2 घंटे की लेनी पड़ेगी। मैं फिर इन बिटवीन, 2-2.5 घंटे नहीं 3-4 तो यही बच जाएंगे। नरेश ने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं। अब मैं क्या ना बोलूं। संगत जी मेन दरवाजा और बंद था हॉल का। अंकल ने बोला यहाँ से पीछे से जाइए, पार्किंग के अंदर से पीछे के दरवाजे से जाइए, मग्गू आंटी बैठी है वो आपको सेवा देंगे। चुपचाप चलती गई, हाँ ना की सिचुएशन में, मतलब अंदर से ना थी ऊपर से हाँ थी। गई, जाते ही मुझे थोड़ा सा शैतानी का ख्याल आया। मैं थोड़ी सी नादान हूँ और नौटी भी हूँ कि श्वेता बेटा मजा आ जाए तेरे को कि अंदर जाते ही ना जो तेरी व्हाइट सूट में जान पड़ी है ना तुझे पोछा लगाने को दे दी। संगति मैं खुद से शैतानी किए जा रही हूँ और मजे लिए जा रही हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, अंदर पहुंची हूँ, जो गुरु जी का स्वरूप और आसन है, सिंहासन है, उसके सामने एक फॉर्मा बनना था। जैसे होता है थर्मोकोल का बड़ा सा गेट बना हुआ था, वो नीचे रखा हुआ था हॉल में। और शिव जी की मूर्ति बाहर थी और गुरु जी का स्वरूप भी बाहर था, और इधर थर्मोकोल काटा जा रहा था। और आपको पता है संगत जी, जब हम थर्मोकोल के पीसेस को काटते हैं उसकी बॉल्स कितनी स्पीड से स्प्रेड होती है। मगू आंटी के पास मैं गई, आंटी सेवा। मगू आंटी ने 2 कपड़े पकड़ाए और मुझे बोला आंटी ऐसा करो, जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है अंदर दरबार में, आंटी वहां जाओ और सफाई करो, और एक भी थर्मोकोल की बॉल मुझे नहीं दिखनी चाहिए। संगत जी अभी भी नादान, अभी भी अनजान, ये नहीं समझ आ रहा अपने कर्मों की, अपनी पता नहीं कितनी जन्मों की मैल धुलाने के लिए वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, और मैं मूर्ख थर्मोकोल की बॉल इधर समेटूं इधर निकले। फिर मैं देखूं मेरा सूट कभी इधर बिखर रहा है कभी उधर, मुझे लग रहा है लक्ष्मी जी का सूट गया। तो संगत जी मुझे नहीं पता, एक वो अभिमान जो मेरा था कि मुझे व्हाइट में लक्ष्मी जी के पास जाना है और फ्रेश सूट में जाना है, वहां पे गुरु जी ने उसे थोड़ा सा नीचे लाए, और 2 मिनट बाद मेरे अंदर की कशमकश उन्होंने खत्म की और बड़े प्यार से मैं उसको साफ करने लगी। अब संगत जी एक सेवादार आए, हम बाहर आ गई हैं, हमें बोला गया जाओ आप लंगर प्रसाद लो, सेवादारों के लिए है। हमने लंगर प्रसाद लिया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर संगत जी, जैसे ही मैं अंदर आई, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि मेरे दरवाजे पे शाम को लक्ष्मी जी आएंगी, मुझे उनके दरवाजे से फूलों से वेलकम करनी है। गुरु जी ने इसी वक्त जवाब दिया संगत जी, जो अभी भी आप देखेंगे इस वक्त है, गुरु जी के आसन के सामने बड़ा सा फ्रेम बना था, और उस पे आंटी ने थर्मोकोल का उसको सीधा करके आंटी ने मुझे दिए पिन, पिक और फ्लावर का दिया। आंटी इस पूरे पे आप फ्लावर लगाइए। संगत जी कहा तो मैं लक्ष्मी जी के लिए अपने एक छोटे से घर के दरवाजे को फूलों से सजा रही, और कहा मेरे सदगुरु ने अपने इतने बड़े दरबार को फूलों से सजाने की मुझे ब्लेसिंग्स दी। संगत जी सब धीरे 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 समझ आता है, हल्के हल्के समझ आता है, बट फिर भी शुक्राना मेरे सदगुरु जिन्हें अपनी राह पे चलाया, अपने रास्ते पे मुझे पढ़ाया। बेशक मेरे को फर्स्ट गियर में ही चला रहे हैं गुरु जी, कई बार लगता है गुरु जी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ ना, आपके पास और जल्दी पहुंचना, बस फिर वही जवाब आता है 90% मैं लूंगा, 10% तो तेरा बैगेज है ना। और शायद पुराना बैगेज इतना भारी है गुरु जी कि मेरी सीट कम है, लेकिन फिर भी ये शुक्राना है गुरु जी कि कम से कम सीट तो है, चल तो रही आपकी तरफ,
एक एक कदम से बढ़ तो रहा है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा ही एक और सत्संग है गुरु जी, जो पहली बार मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए थे, तब गुरु जी ने एक मैसेज भेजा था। क्या भेजा था आपको? जैसा कि मैंने बताया, पहली बार मैं अपनी सिस्टर के साथ आई थी और दूसरी बार मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी। हमने वहां पे संगत जी किसी से बात नहीं की थी। अचानक जब हम बाहर आए थे दूसरी बार, जब मैंने गुरुजी को गाड़ी की बात बोली बोली नहीं थी, मतलब सोची थी, तो जैसे ही हम बाहर आए, हम लोग शूट लेने गए, तो मेरे हस्बैंड को सिंगला अंकल ने रोक के गुरु जी कहते हैं, पंजाबी में बोला था, जुतियां दे नाल अपनी अकल बाहर उतार के आया कर। ए तीसरा दे दिमाग ना लॉजिक बहुत लगाने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझाना बड़ा मुश्किल होता। नरेश ने आके मुझे बोला, एंड संगत जी, बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, और वो जवाब मुझे पहली बार ही गुरुजी ने बता दिया था, अपना दिमाग बाहर रख के आया कर। बट जैसा कि मैंने आपको बोला, वो हमें रास्ता भी दिखाते हैं, समझाते भी, और कई बार हम समझते भी, लेकिन बीच बीच में वो हमें छोटे छोटे झटके भी देते हैं। और इसका एक झटका ये भी है, इतने सालों से धीरे धीरे एक एक कदम उसके पास जाने के बावजूद कई बार वो महर्षि हम जैसे नादानों से छोटी छोटी अटकेलियां करता है। अभी रिसेंट की बात बता रही हूँ संगत जी, गुरु जी के मंदिर में जाते हैं तो मुझे गुरु जी थोड़ा ज्यादा टाइम बिताने का हक दे देते हैं। मुझे नहीं पता वो ब्लेसिंग क्यों है, लेकिन ये उनका आशीर्वाद है। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी विंडो के पास बाहर बेड़े में, और मैं कैलकुलेशन करने लगी। आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगा कि अभी ना 6 बजे है, मैं 6:30 बजे तक यहाँ बैठती हूँ, फिर 6:30 बजे ना मैं अंदर चली जाऊंगी, दरबार में आधा घंटा बैठूं, क्योंकि 7 बजे तो फिर ये फिर से दरबार से बाहर निकालने लगते हैं। संगत जी, इतना समझाने के बाद भी, सदगुरु की इतनी सदबुद्धि के बाद कभी कभी हम नादानी कर देते हैं। तो वो कैलकुलेशन मैंने अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले की, और उस कैलकुलेशन में मैंने अपना हिसाब लगाया कि मैं इस हिसाब से अंदर जाऊंगी तो क्या होगा, मुझे आराम से हॉल में भी बैठने को मिल जाएगा और मैं मजे से मंत्र जाप तक मंदिर के अंदर रहूं। हो गई कैलकुलेशन, बढ़िया सा हिसाब भी हो गया। बड़े मजे से 6:30 बजे जब इन्होंने बोला अंदर चलिए, दौड़ के अंदर के लिए भाग। अब आता है गुरु की बात। मैंने तो अपना दिमाग लगा लिया, पहले दिन से उसने मुझे बोला था दिमाग बाहर छोड़ के आया कर, लेकिन आ गया साथ में, तो उसने मुझे याद दिलाया। संगत जी, आप बिलीव करेंगे, बड़े आराम से दोनों साइड संगत को बिठाया जा रहा था। 10 से 8 मिनट तक कम से कम अंदर हर पर्सन बैठ रहा था। जैसे ही मेरी बारी आई, अंदर घुसे, सब बैठते गए, राइट लेफ्ट। मैं एंटर करी, सीधे सेवादार मुझे बोलते हैं, आंटी आप इधर चलिए। मैंने कहा अंकल मुझे अंदर बैठना है। उन्होंने मुझे दरवाजा दिखा दिया, आ गया नहीं आप इधर चलिए। बस मैंने एक लाइन बोली संगत जी, क्योंकि इतने सालों में ये सीखा है कि सेवाधार अगर कोई आज्ञा दे रहा है तो वो आज्ञा सेवाधार नहीं, मेरा गुरु है, मेरा सदगुरु दे रहा। और वो बात मुझे बाहर जाके समझ आई, बाहर भी नहीं, थोड़ा गेट से बाहर जाके, कि बहुत दिमाग लगाया था श्वेता तूने इतने सालों बाद, तो गुरु जी ने बता दिया इसको फिर से बाहर छोड़ के आओ। तो संगत जी, सचमुच अपना दिमाग लगाने के बदले अगर हम दिल से उसके हाथ में दे देते हैं, सदगुरु जो करना तेरे हाथ में, तू ही करेगा, हम तेरे करते हैं, तो सचमुच वो जो ब्लेस करता है वो हमें पता भी नहीं वो कितना ब्लेस करता है। संगत जी, उसकी ब्लेसिंग का तो बखान हम कर नहीं सकते। मेरी जर्नी थोड़ी नादानियों से भरी हुई है, तो एक छोटा सा और नादानी भरा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। ये बात है कि शुरू में जब मैं एम्पायर स्टेट जाती थी, तो क्या होता था संगत जी, जैसे ही हम गुरु जी के पैर छूते थे, चरणों में माथा टेकते थे, तो नीचे कई बार संगत बैठी होती थी, तो यूं करके सेवादार जी हमें ऊपर भेजे। बट मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी, मुझे हर बार क्या होता था, गुरु जी जैसे बैठे हैं उनके राइट साइड पे
मीन संगत से हम अंदर जा रहे तो हमारी राइट साइड पे जैसे ही मैं माथा टेक के मुड़ती थी, मुझे अपनी राइट साइड पे हमेशा तीसरी जगह पर खाली ब्लैंक हिस्सा मिल जाता और मैं धम से ना बैठ पाती और मेरे हस्बैंड और बेटा मेरे पीछे ही होते थे, वो ऊपर से हो जाते थे। और संगत जी उन दिनों में, अभी तो वो शुरू के ही दिन थे, मतलब 2-3 साल ही हुए थे जाते हुए अभी गुरु जी के पास, मुझे बड़ा मान आता कि वाह गुरु जी मुझे तो अपने पास बुलाते हैं। और मैं बड़े मान से सोचती थी, हाँ मैं ज्यादा पूजा करती हूँ ना, ये तो बच्चा है और मेरे हस्बैंड तो मेल हैं, इतना ज्यादा पूजा वूजा करते नहीं, मैं तो गुरु जी की बहुत विश्वास करती हूँ, इसीलिए गुरु जी मुझे अपने पास बिठाते। संगत जी सालों तक इसी मान में रही। उसके बाद गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। उसके बाद आई थिंक 2012 या 13 में एक दिन कहीं पे सत्संग में बैठते हैं। उस दिन मुझे जब सत्संग करने को बोला गया तो मुझे समझाया गया कि तब एक अंकल ने सत्संग किया और बताया कि जो गुरु जी जो पुरानी संगत है उसको ऊपर भेज देते थे कि तुम्हारे बहुत हो गए और जिनकी तकलीफें या परेशानियां ज्यादा हैं या जो कम कनेक्टेड है उन्हें अपने पास बिठाते थे। तब जाके ये बुद्धि में समाया कि जो बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई थी, श्वेता कमियां तेरे में थी, प्रॉब्लम तेरी थी, तभी तुझे गुरुजी अपने पास बिठाते थे और ब्लेस करते थे। ये मत मानकर, मान नहीं था, वो मेरा शायद अभिमान हो गया था कि मुझे गुरुजी अपने और पास बिठाते। तो छोटी छोटी नटखट सी बातें थी जो मेरी और मेरे गुरु की बड़ी पर्सनल है बट बहुत ही प्यारी है। और हम सबकी अपने गुरु के साथ 1 to 1 अलग अलग इमोशंस, अलग अलग भावनाएं होंगी और इसमें बहुत ही रो मोमेंट्स हैं, हर मिनट के हैं। अब मैं आपको एक रीसेंट सत्संग सुनाती हूँ पिछले 2 साल का। संगत जी थोड़ा अप डाउन का टाइम रहा क्योंकि हर लेवल पर गुरु जी टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, ऐसे ही थोड़ी आगे बढ़ाए। तो 2023 की बात है, बच्चे हमारे बाहर थे, 22 के कोरोना के बाद, 20 और 22 के बाद मेरी रिटायरमेंट भी हो रही थी। तो बच्चों ने बोला था बेंगलोर में सेट हो जाना। अब बच्चे बाहर थे, तो जब बच्चे बाहर होते हैं और आप अकेले होते हो ना, तो संगत की एक टाइम के बाद एक ही डर होता है कि भगवान ना करे किसी कुछ हो तो रात बेरात किसका दरवाजा खटकाएंगे, हॉस्पिटल कैसे जाएंगे। मेरा थोड़ा इस तरफ जाता था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसको नॉक नॉक करें, वो माइंड में सेट होता रहता था, इसको बुलाएं कि उसको, पता नहीं क्यों कई बार हो जाता था। ये भी गुरु जी की माया है, वो हमें बताते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम मुझे क्या समझते हो। शायद अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, अभी भी बुद्धि बहुत फ्रेश है, लेकिन गुरु जी आपने हाथ थामा है, आप ही पार लगाएंगे। तो संगत जी मुझे बस एक छोटा सा यही डर रहा था कोरोना के टाइम पे भी कि बच्चे बाहर हैं, कभी कुछ हो तो क्या करें। और हम सब कोरोना के टाइम पे इन चीजों से निकल चुके हैं। अंत में हमें पता है हमें संभालने वाला वो ही है, लेकिन फिर भी हम नादान हैं, कुछ ऐसे विचार मन में आ ही जाते। तो संगत जी लास्ट ईयर जब हम बेंगलोर जाने लगे तो मैंने ऐसे ही, नरेश मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा करते हैं, उधर वो हार्ट स्पेशलिस्ट है ना। संगत जी हमारी फ्लाइट थी वीकेंड की नेक्स्ट, और थर्सडे को नरेश ने बोला कि हम ना तेरे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं और रेडी फैमिली टेंडेंसी थी तो थोड़ी बहुत हार्ट की दवाई हम ले लेते थे कि 50-60 के बाद ले लेनी चाहिए, डॉक्टर बोलते हैं, टेस्ट हम करवा ही लेते थे। तो मेरे को बोला उस हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा दे। संगत जी सिंपली बोला गया शाम को वॉक करते हुए कि बेंगलोर जाके नई जगह पर क्या दिखाएंगे, डॉक्टरों के धक्के खाएंगे, ये 60+ हो गए हैं, एक बार नजर मरवा लें। डॉक्टर के पास गए हैं, उसने सिंपली ईसीजी किया, उसके ईसीजी में कुछ गड़बड़ लगा तो पीएमटी कर दिया। पीएमटी करके इनको कमांडर ही मच गया, इधर फोन उधर फोन, मेरा ब्रदर मेडिकल में उसको फोन किए गए। संगत जी वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। नेक्स्ट डे बोला गया कि मैं एडमिट करिए, एडमिट किया, एंजियोग्राफी की गई। संगत जी टिकट कैंसिल हो, हमारी जगह बच्चे वापस आ गए, एंजियोग्राफी की गई। एंजियोग्राफी में संगत जी 95% ब्लॉकेज। और जो डॉक्टर के साथ मीटिंग हो रही थी उसमें यही था, कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उस चक्कर में वो यही कह रहे थे या तो बाईपास होगा या एंजियोप्लास्टी।
आई डोंट नो संगत जी, एंजियोप्लास्टी का 3 दिन का पैकेज था, बाईपास का तो फिर भी हफ्ते 10 दिन का। मुझे नहीं पता मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में थी। मैंने 3 दिन के कपड़े पैक किए और चल पड़ी। मुझे नहीं पता, मुझे ये था कि गुरुजी बस 3 दिन की बात है। संगत जी गए हैं, डॉक्टर ने नरेश के साथ वाले बेड पे एक पर्सन थे, उनका भी सेम था। नरेश से 10 साल छोटे थे वो, दोनों बच्चे उनके वहां बैठे हैं, वाइफ बैठी है, सुसाइड कि उनको हार्ट अटैक आ चुका था। और जो डर था मेरा संगत जी में कि कभी कुछ हुआ रात बेरा तो हम कहाँ भागे, सबसे पहले तो गुरु जी भी वो डर ही हटाते। हम तो अपने आप ही वॉक करते हुए डॉक्टर के पास चले। जो डर होते हैं ना वो धीरे धीरे रिमूव करते हैं। और एंजियोप्लास्टी हुई और कोई हार्ट अटैक कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और दूसरे दिन मैंने नजर आई थी नरेश के वार्ड का नंबर 11, जय। और तीसरे दिन हम घर वापस थी संगत की। ये है अप्रैल 2023 की बात। उसके बाद हम वापस दिल्ली आए, फिर हम बेंगलोर सेटल होने के चक्कर में गए। संगत जी अब फिर नया मिरेकल, ब्लेसिंग या नया लेसन। नरेश थोड़ा लेट आए, मैंने बोला मैं पहले घर सेट करूंगी। नरेश आए हैं, नरेश को आना था सैटरडे, बट किसी कारण से उनका कोई कंपटीशन था, उन्होंने बोला मैं थर्सडे को आ जाऊँ। तो जी मेरा बेटा भी बेंगलोर से बाहर जाता रहता है, उसने भी फ्राइडे रात को या सैटरडे को आना था, पर पता नहीं कैसे मैनिपुलेट करके उसने बोला आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद माय फैमिली, वो भी थर्सडे को आ। संगत जी नरेश दिल्ली में अकेले रह रहे थे 1 महीने से, उसी दिन वो आए हैं बेंगलोर। इंस्टेड ऑफ सैटरडे वो थर्सडे को टिकट करवा के आए हैं। थर्सडे रात से वो घर पहुंचे हैं 9:30 बजे। रात को 3 बजे या 4 नहीं, सुबह 4 बजे मुझे एकदम से धम की आवाज आई और नरेश की आवाज आई, श्वेता। और बाई चांस थर्सडे रात को 1 बजे के करीब मेरा बेटा भी वापस आ गया कि मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊं। नरेश की आवाज आई श्वेता। मैंने उसके देखा बेड की दूसरी साइड नरेश नीचे गिर गए। मैं भागती गई, मैंने पूछा क्या हो तुझे पता नहीं? मैं कैसे गिर गया मुझे तो पता नहीं। उसके बैठे, फिर मुझे लगा, मैंने नॉक करके अपने बेटे को बोला कि बेटा ये ऐसे गिर गए थे, इनकी शुगर तो नहीं लो हो गई या कुछ हो गया है। तो हमने इनको बोला, मैंने बोला मैं आपके लिए अब 4 साढ़े 4 बजने वाले, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और थोड़ा शुगर वगैरह कुछ दे देती हूँ, फिर गोली दे देती। सन्नी जी मैंने इनको बोला, ये बोले मैं ब्रश करता हूँ। ब्रश करने लगे, इनको बोला कि आप बैठ जाओ, कहते नहीं मैं खड़ा। संगत जी बेटा भी जाके सो गया, फिर ठीक है आप सब कुछ। एकदम से खड़े खड़े संगत जी उल्टे हुए और धड़ाम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में संगत जी क्या कहते हैं, इनको देखा गया, हॉल्टर से चेक किया गया, डॉक्टर ने डाउट डाला पेस मेकर डालना है, हॉल्टर से चेक हुआ, 1 महीने बाद रिपोर्ट आई, 3 वीक्स का था, फिर 7 वीक्स का लगाया गया, सब रूल आउट हो गया, कुछ भी नहीं था। बट दोनों का जो मेरा इतना बड़ा डर था जिंदगी का कि अगर कुछ हुआ रात देर रात तो मैं किसको पुकारूं। हर बार उसमें हम जो मर्जी सोचते हैं, प्लानिंग उसकी होती है, अनफोल्ड वो करते हैं। सैटरडे को आने वाले को थर्सडे को यही अगर दिल्ली के बाथरूम में वो गिरते, अचानक गिरते, कौन होता वहां? उसने खुद उनको यहाँ भेजा। और रात का टाइम था, मेरा डॉटर इन लॉ का छोटा बेबी है, वो तो भाग नहीं सकती थी बेबी के साथ। बेटे को उन्होंने स्पेशली जिस डर से किसी बच्चे पास नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, स्पेशली ऑर्गेनाइज करके उसको भी थर्सडे रात को भेजा। संगत जी बस अब वो हर बार यही बताना चाहते हैं, मैं अपनी हर वक्त, हर मिनट में, हर जगह पर हूं। तुम चाहे सत्संग करो संगत जी, चाहे तुम मन से करो, जबान से करो, फुल स्पीड में, ब्लूटूथ से करो, आत्मा से करो, सिर्फ एक छोटे से स्वरूप को हाथ में रखकर एक जल प्रसाद के गिलास के साथ करो, वो जरूर आए अगर तुम सच में सत्संग करते हो तो। और इसीलिए बस मैं यही कहूंगी
कि 90% उसमें बोलते हैं, 10% वो हमें पार करवाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हमारा हाथ थामा। तो सदगुरु, आपने हमारा हाथ थामा है, आप थामे रखना सदगुरु, हर चीज के लिए सदगुरु। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, हमें अपनाने का, अपने चरण में लगाने का। शुक्राना गुरु जी, हमें चूज करने का। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी चॉइस बनाने का। सच में गुरु जी, मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि मुझ में ऐसा कौन सा कर्म था कि आपने मुझे अपने शरण में बुलाया। शुक्राना गुरु, मुझे अपनाने का। शुक्राना गुरु जी, मुझे वो बनाने का जो मैं आज हूँ। शुक्राना गुरु, हाथ थामने का, अपने पास बुलाने का। शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु जी, हर समय मेरे अंग संग रहने का, मेरे हर गुनाह को बख्शने का, मुझे हर समय अपनी ब्लेसिंग देने का। बस गुरु जी, इसी तरह मुझे और अपनी सारी संगत और अपने सारे सेवादार अपनी राह लगाए रखना, सेवा और सिमरन बनाए रखना, हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।